नमस्कार आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि दोस्तों कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में, कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज कैसे हुई और कोशिका सिद्धांत के बारे में जाने थे। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों कोशिकांग एक प्रकार के विशेष प्रकार की कोशिका के अंदर मौजूद एक विशेष इकाई है जो एक विशिष्ट कार्य करती है, यानी कोशिका के अंदर ये मौजूद रहते हैं, है ना। कोशिकांग विभिन्न तरह के होते हैं, जिनमें से कोशिका कला, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य सभी प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष होते हैं जैसे कि लवक तथा कोशिका भित्ति, ये सब केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम लोग सभी कोशिकांग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीव द्रव्य के बारे में जानते हैं। तो जीव द्रव्य दोस्तों एक कोशिका का जीवित हिस्सा होता है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। दोस्तों झिल्ली के आधार पे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये पहला हो गया विदाउट मेम्ब्रेन यानी बिना झिल्ली वाले, दूसरा हो गया एकल झिल्ली बाइंड यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और दोस्तों तीसरा हो गया डबल मेम्ब्रेन बाउंड यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसको डबल झिल्ली बाउंड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों पहला है विदाउट मेम्ब्रेन यानी जिसमें कुछ झिल्ली नहीं रहता है, कोई भी झिल्ली नहीं रहता है, जैसे कि राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में किसी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं रहता है। और जो बिना झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों जीवों में मौजूद हो सकते हैं। लेकिन एकल झिल्ली और डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही मौजूद रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एकल झिल्ली बाइंड कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एक झिल्ली से बंधे हुए रहते हैं, जैसे कि रिक्तिका हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी उपकरण हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि हैं जो एक झिल्ली से बाइंड किए हुए रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड पे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है यानी 2 झिल्ली से ये बंधे हुए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 3 कोशिकांग का नाम याद रखिएगा। पहला हो गया केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा हरित लवक। ये तीनों इसलिए याद रखने बोल रहे हैं कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये तीनों ऑर्गेनेल्स में डीएनए रहता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य। दोस्तों कोशिका द्रव्य जो है जेली लाइक संरचना होती है, जेली की तरह होती है। और साइटोप्लाज्म एक घोल है जो प्रत्येक कोशिका को भरता है और कोशिका झिल्ली से जो है कि घिरा हुआ रहता है। कोशिका द्रव्य मुख्य रूप से पानी, लवण और प्रोटीन से बना हुआ रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर और नाभिक के बाहर सभी सामग्रियों को शामिल करता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के सभी ऑर्गेनेल जैसे कि नाभिक हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल वॉल। ठीक है, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति एक तरह का संरचनात्मक परत होता है जो कोशिका झिल्ली के बाहर कुछ प्रकार की कोशिकाओं के आसपास होती है। यह कठिन, लचीली और कभी कभी कठोर भी हो सकती है। ये दोनों संरचनात्मक समर्थन और संरक्षण के साथ साथ छानने के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होता है अधिकांश बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं, जिसमें पौधे शामिल है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए एक चीज की, कोशिका भित्ति जानवरों में अनुपस्थित होता है, यानी ये केवल पादप में, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक यही सब में रहता है कोशिका भित्ति, लेकिन जानवर में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो दोस्तों कोशिका भित्ति को जो है ना वो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। और इनका कंपोजिशन के भी बारे में जान रहते हैं कि किस रूप में ये रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये पौधों की कोशिकाओं में ये सेलुलोज के रूप में रहते हैं, है ना। पौधों की कोशिकाओं में ये सेलुलोज के रूप में रहते हैं। कवक में ये काइटिन के रूप में रहते हैं। और जीवाणु कोशिका में पेप्टिडोग्लाइकॉन, है ना,
पेप्टिडोग्लाइकॉन के रूप में रहते हैं जीवाणु कोशिका में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति देखिए ये लचीला है, लेकिन कोशिका को ताकत प्रदान करता है जो शारीरिक क्षति के खिलाफ कोशिका की रक्षा करने में मदद करता है। ठीक है, यह कोशिका को अपना आकार भी देता है और जीव को एक निश्चित आकार बनाए रखने की अनुमति देता है। ठीक है, देखिए और कोशिका भित्ति रोगाणुओं से भी सुरक्षा प्रदान कर सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया जो कोशिका पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अंदर घुसने से, अंदर प्रवेश करने से रोकता है। कोशिका भित्ति जो है वो संरचना, कोशिका भित्ति की जो संरचना है कई छोटे अणुओं को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति देता है, लेकिन बड़े अणु जो कोशिका को नुकसान पहुंचा देते हैं वैसे को वो प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। कोशिका कला, जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, एक प्लाज्मा झिल्ली टाइप की होती है जो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ रहता है, जहां संरचना, तरलता, बाहरी वातावरण और कोशिका के विकास के विभिन्न चरणों के आधार पर उतार चढ़ाव कर सकती है। संरचनात्मक रूप से इसमें दो प्रकार के प्रोटीन के साथ साथ एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, एम्बेडेड प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन जो आकार प्रदान करने और कोशिका के अंदर और बाहर कणों की आवाजाही की अनुमति देते हैं। यहाँ याद रखने वाली चीज है कि कोशिका झिल्ली में मौजूद सबसे प्रचुर लिपिड एक फॉस्फोलिपिड है, जिसमें दो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड पूंछ से जुड़ी एक ध्रुवीय सिर समूह होता है। ठीक है, एम्बेडेड प्रोटीन विभिन्न घटकों के बंधन के लिए रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करने वाली कुछ प्रोटीनों के साथ सेल में कणों के हस्तांतरण के लिए चैनल के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, परिधीय प्रोटीन है ना, वो कोशिका के संरचना में तरलता के साथ साथ यांत्रिक सहायता भी प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, फ्लूइड लॉसिस मॉडल का प्रस्ताव 1972 में सिंगर तथा निकोसिसियोन द्वारा दिया गया था। फ्लूइड मॉजिक मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को घटकों के मोजेक के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, जो झिल्ली को एक द्रव चरित्र देता है। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई 5 से 10 नैनोमीटर तक होती है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसके कार्य क्या है कोशिका झिल्ली के। कोशिका झिल्ली यांत्रिक सहायता प्रदान करता है जो कोशिका और उसके घटकों को बाहरी वातावरण से घेरते हुए कोशिका के आकार की सुविधा प्रदान करता है। और ये दोस्तों याद रखने वाला चीज है यहाँ की, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्या कोशिका के अंदर जाना है, क्या बाहर रहना है, ये इस बात का नियंत्रण करता है। ये सभी कार्यों के लिए अंदर और बाहर के संकेतों को उत्पन्न और वितरित कर सकता है ना। ये ऊतक निर्माण और कोशिका संलयन के दौरान आवश्यक कोशिकाओं के बीच बातचीत की भी अनुमति देती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ही इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो कोशिकांग है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।